नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में लेकर आए हैं वर्ण, वर्णों के भेद, वर्णों को उच्चारित करने वाले स्थान और वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, किन आधारों पर बांटा गया है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है, अघोष सघोष क्या है। आज हम अपनी कक्षा में ये सब कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। जैसे कि सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही वर्ण हमारे दो भागों में बटे होते हैं, स्वर और व्यंजन में। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वयं उच्चारित होते हैं, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों के भेदों के आधार पर देखें तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हर्ष स्वर में ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। पलुत स्वर में जो हिंदी की गिनतियाँ होती हैं उसमें जो 3 अंक लिखा होता है उसी तरह से ही लिखा जाता है, बनता है, उसे ही पलुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 ही होती है। अब हर स्वर परिभाषा है इसकी, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते हैं। अर्थात हर स्वर को उच्चारित करने के लिए इन वर्णों को उच्चारित करने में जितना समय लगेगा वो बहुत कम होगा, इसीलिए ही इसे हर स्वर कहा जाता है। जैसे हमने इसका उच्चारण किया ए, ई, उ, री, इस तरह से। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। इन स्वरों को उच्चारित करने में हर स्वर से अधिक समय लगा, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। हर स्वर से दुगुना समय लेता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। पलुप्त स्वर हमारे दीर्घ स्वरों के साथ ही होते हैं, लेकिन इनका पता सिर्फ हमारे उच्चारण करने से ही चल पाता है। इसकी परिभाषा, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का अर्थात दीर्घ स्वर से अधिक या हर स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमने जब इसे ओम करके बोला तो ओ के बाद और म से पहले जो ध्वनि निकली वही हमारे पलुत स्वर है, जिसका उच्चारण करने से ही हमें पता चला। उसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति का या किसी को पुकारते हैं या नाम लेते हैं और उसे नाम को लेने में जब हम उस नाम को थोड़ा खींच कर बोलते हैं, जैसे राम, तो र के बाद और म से पहले जो ध्वनि आई वहीं पर ही पलुत स्वर है। इसी की यही पहचान है कि इसका उच्चारण करने से ही पता चलता है कि उसमें कितना समय लगा है। जैसा कि आपने देखा कि दीर्घ स्वर से अधिक समय जो लगा वो हमारा पलुत स्वर में लगा है। आगे जानेंगे इसका। यहाँ आप देखेंगे कि हमारी जो वर्णमाला होती है यही वर्णमाला हमारे स्वरों में और व्यंजनों में बटी होती है। वर्णमाला जहाँ पर हमारे सारे वर्ण एक साथ एक क्रम में लिखे होते हैं, एक समूह में लिखे होते हैं, उसी ही वर्णमाला कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाली एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे स्वर व्यंजन किस तरह से बटे हैं और इनका किस तरह से वर्ग बना है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है, ये सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारे जो स्वरों में
अनुस्वार या अनुनासिक आते हैं, जिन्हें हम अपने शब्दों में और शब्दों के साथ में लिखने में प्रयोग करते हैं। इनका उच्चारण कैसे होता है जानेंगे। जो हमारे अनुस्वार होते हैं वो स्वर नहीं होते हैं, वो हमारे व्यंजन ही होते हैं। इसीलिए कि नियमानुसार स्वर रहित पंचम वर्ण वर्ग का यानी अंतिम वर्ण, जिसमें अंगा, इया, णा, ना, मा आने के बाद उसी वर्ग का मतलब क से ही अगर हमारा या अंग आया है तो या इया आया है या ना आया है न मा आया है, इनमें से कोई भी आया है तो कोई दूसरा व्यंजन आए तो पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम शब्दों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस बिंदु को। इस बिंदु का प्रयोग कब होता है? जब हमारे शब्दों में किसी वर्ग का मतलब जैसे कहा गया कि अगर हमारा कोई इनमें से इन पांचों में से कोई भी वर्ण आ जाए और इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब किसी वर्ग का कोई अक्षर आए। जैसे यहाँ पर दिया है अंगा। अब इस अंगा का प्रयोग हमने जैसे यहाँ गंगा में किया, ग ग गा, तो शब्द बना हमारा गंगा। लेकिन इसका हमें अनुस्वार में प्रयोग करना है। इस अनुस्वार में प्रयोग करने के लिए हमारा ये जो अंगा है यही हमारा किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और इन्हीं अनुस्वारों में यानी कि हमारे जो पांचों वर्ण हैं यही पांचों वर्ण हमारे पंचमाक्षर या पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी वर्णमाला में पंचमाक्षर किन वर्णों को कहा जाता है। तो हमारे वर्ग जितने हैं, 5 वर्ग हैं हमारी वर्णमाला में, उन पांचों वर्ग के 5 ही वर्ण हैं जो अंतिम हैं, वही हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन पंचमाक्षरों को मैंने अलग से भी लिखकर बताया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक उदाहरण और दिया है चंचल का। इसमें चंचल शब्द में जो है हमारा चा के बाद उसी वर्ग का ही एक और चा आया, जिसकी वजह से हमने इस इया का प्रयोग अनुस्वार में यहाँ किया था। यानी हम अगर शब्दों को इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें या इस तरह से, यानी चंचल जिस तरह से लिखा हुआ है, गंगा लिखा है, कंटक लिखा है, मंदिर लिखा है, कंबल लिखा है, अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं तो हमारे वे शब्द सही होते हैं, क्योंकि हमारा ये बिना स्वर के होते हैं और इसीलिए ही इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब चाहे हलंत लगा के लिखें, चाहे उसे इस तरह से बना कर लिखें। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुनासिक पर। हमारा जो ये अनुनासिक है इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं? इसी अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। बोलते समय जब हवा सर के साथ नाक व मुख से एक साथ निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, आंगन, 5, ये जो शब्द हैं आप उच्चारित करके देखेंगे तो आपको भी अनुभव होगा कि हम जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से और नाक से एक साथ ही ध्वनि निकल रही है। इसी कारण से इसे अनुनासिक कहते हैं। अब देखेंगे इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग है हमारे कि इसका उच्चारण करते समय ये जो है हमारी है की ध्वनि निकालता है या ऐसा लगता है कि हल्की है की सी ध्वनि लगती है, उसे ही हम कहते हैं विसर्ग। जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए बोलते हैं प्रातः, स्वतः, अंततः, अतः, ये सब क्या है? विसर्ग, जो हमारे अंत में इन शब्दों के अंत में लगे हैं और इनका उच्चारण करते समय यह है की ध्वनि भी निकालते हैं या अनुभव होती है, तो उन्हें ही हम कहते हैं विसर्ग, जो शब्दों के अंत में लगते हैं।
आगे देखिए, एक बात विशेष देखेंगे कि हमारे जो स्वर होते हैं उन स्वरों में कुछ स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, लेकिन वो कौन से हैं जानेंगे आगे। ए, ओ, ए, आओ को संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए के साथ ई तो ए के साथ उ तो ओ, ए के साथ ए तो आए, ए के साथ ओ तो आओ। अर्थात यहाँ दोनों ही असमान स्वर हैं, यहाँ भी दोनों असमान स्वर हैं, ये भी दोनों असमान स्वर हैं, ये भी दोनों असमान स्वर हैं। इन असमान स्वरों के मिलने से हमारा जो स्वर बन रहा है, इन्हीं स्वरों को ही संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर कहते हैं। यही हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन स्वरों का हर स्वर रूप नहीं होता, अर्थात हमारे जो ये संयुक्त स्वर हैं, इन संयुक्त स्वरों का कोई भी हर स्वर रूप नहीं होता है, ये हमेशा दीर्घ ही रहते हैं। और जो हमारा लृ है ये दीर्घ रूप में नहीं होता है, मतलब इसका हर स्वर ही होता है। इसके बाद जानेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन की परिभाषा देखें। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या वर्णमाला में कितनी है 33। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हमारे 5 वर्ग। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं श, स, ह। इसके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में जिनका प्रयोग किया जाता है, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो दूसरी भाषाओं से हमने अपनी भाषाओं में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे जो शब्द आए हैं या वर्ण आए हैं जिन भाषाओं से आए हैं, वो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ऐसी भाषाओं से शब्दों को, वर्णों को लिया गया है और उनका प्रयोग हम अपने शब्दों में करते हैं। जैसे ओ, ज़, फ। ये ओ का प्रयोग हम करते हैं जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल में, ऐसे शब्दों के साथ। और जो हमारे व्यंजन की आगत ध्वनियाँ हैं वो ज़ और फ, जैसे ज़रा, आवाज़, ज़बरदस्ती, फेना, माफ़ी, साफ। तो ये क्या है, हमारी आगत ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण या जिनको हम अपने शब्दों के आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं, जो हमने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी शब्दों भाषाओं से ली हैं। इसके बाद आता है कि प्राण या वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने भेद हैं। तो प्राण या वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण है। अल्पप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब जैसे पहचान कैसे होगी, अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। हमारा जो स्पर्श व्यंजन होता है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या जो हमारे सारे स्वर होते हैं, ये सारे हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। लेकिन अल्पप्राण में स्पर्श व्यंजन सारे नहीं आते, उनमें हमारा क, ग और अंगा, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। और जो महाप्राण हैं वे हमारे जो अल्पप्राण होते हैं वो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ और सारे ऊष्म व्यंजन। अब देखो, आप देखेंगे ध्यान से कि अल्पप्राण हमारे जो होते हैं वो कैसे पहचान करें कि हमारे जो व्यंजन हैं
उन व्यंजनों में हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी पहचान कि क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से हमारे स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण और महाप्राणों में बट जाते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, ये सारे हमारे अल्पप्राण होते हैं और जितने भी हमारे 11 स्वर हैं वो सारे हमारे अल्पप्राण होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे महाप्राण हैं उन महाप्राणों में जो हमारा ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, ये हमारे सारे महाप्राण कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारे जो वर्ण हैं किसके, स्वर तंत्री के झनकृत होने के आधार पर कितने भागों में बटे हैं। तो स्वर तंत्री के झनकृत होने के आधार पर हमारे जो वर्ण हैं वो भी 2 भागों में बटे हैं। एक है अघोष, दूसरा है सघोष, इसे घोष भी कहते हैं। अघोष में इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं कम झंकृत होती हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं, जो हमारे गले से ध्वनियाँ निकलती हैं, स्वर निकलते हैं, उनमें जो कंपन होता है वो तंत्रिकाएं कम कंपित होती हैं, इसीलिए ही उन्हें अघोष कहते हैं। और जो सघोष या घोष होते हैं इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं अधिक झनकृत होती हैं, यानी उनमें कंपन अधिक होता है, इसीलिए ही उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। अब इसकी भी पहचान कैसे करेंगे, आप उच्चारित करके देखिए। जो अघोष वर्ण होते हैं जैसे इनका उच्चारण किया क, ख, तो इनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं थी वो कम झनकृत हुई। ऐसे ही अगर हम सघोष को देखें तो सघोष में आप बोलकर देखेंगे ग, घ, अंघ। तो आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि आपकी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उन पर अधिक दबाव डला, उन्हें अधिक कार्य करना पड़ा, इसी की वजह से ही ये हमारे सघोष कहलाते हैं। च, छ, लेकिन ज, झ, इया इस पर अधिक दबाव पड़ा। ट, ठ, यहाँ कम वायु की ज़रूरत पड़ी, कम झनकृत हुई हैं हमारी स्वर तंत्रिकाएं। और यहाँ ड, ढ, ण, यहाँ स्वर तंत्रिकाएं अधिक झनकृत हुई हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, श, श, स, य, र, ल, व। अब जैसे हमने ऊपर जाना था कि हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं ये सारे क्या हैं, अल्पप्राण। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वे सभी क्या हैं, हमारे घोष। अर्थात जो यहाँ पर अल्पप्राण है वो यहाँ पर सघोष हो गया है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जितने भी महाप्राण ऊष्म व्यंजन थे उनमें से एक ह को छोड़कर बाकी सारे हमारे क्या हैं, तीनों अघोष। इस अघोष को और इस सघोष को अब ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे सारे स्वर अल्पप्राण से कहाँ आ गए हैं, सघोष में। और हमने जितना भी अभी पढ़ा, अल्पप्राण क्या, महाप्राण क्या है, अघोष, सघोष, इन्हें हम कैसे वर्णों से जानते हैं कि कौन सा अल्पप्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे वर्णों का जो होता है इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो अल्पप्राण है
वो वर्ण का या वर्ग का पहला, तीसरा और